सूरजगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहां रमेश नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी कुसुम और एक प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। रमेश प्याज बेचने का काम करता था, लेकिन वो सिर्फ एक काम नहीं था, वो उसके परिवार की रोजी रोटी का सहारा था। अरे रमेश भाई, प्याज के क्या रेट चल रहे हैं आज? अरे श्याम भाई, आपके लिए तो वही पुराने दाम, बस 25 रुपए किलो। भाई, इतने सालों में तुम ही हो जो अब भी साफ सुथरे और सस्ते प्याज बेचते हो। हाँ भाई, अब इस कस्बे में मेरे अलावा प्याज बेचने वाला है ही कौन? और जो है वो बस दाम बढ़ाकर जेब भरते हैं। सच कहूं तो तुमसे खरीदने का मन खुद ब खुद हो जाता है। न तोल में धोखा, न प्याज गंदे और दिल से व्यवहार। अरे श्याम भाई, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन असली दौलत तो लोगों का भरोसा है। चलो, अब बहुत बात हो गई। 3 किलो प्याज तो तोल दो, घर में सब्जी बनानी है। लाओ भाई, अभी तोल देता हूँ। और हाँ, थोड़ा ज्यादा तोल दूंगा, तुम्हारे लिए तो फर्ज बनता है। ऐसे ही रमेश अलग अलग जगह जाकर प्याज बेचकर अपने घर लौट आता था और अपनी बेटी रानी के लिए कुछ सामान लेकर आता था। रमेश, आज तो तुमने प्याज बहुत जल्दी बेच दिए। हाँ कुसुम, आज बाजार में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सब कह रहे थे रमेश भाई के प्याज सबसे साफ और अच्छे हैं, तो बेचकर सीधा घर चला आया। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे मेरी रानी के लिए कुछ खास लाया हूँ। ये देखो, अपनी रानी के लिए जूस। मेरी पसंदीदा वाली। थैंक यू पिताजी। रमेश, तुम फिर से इसके लिए जूस ले आए? कल ही तो पेट में दर्द हो रहा था इसे। अरे कुसुम, हमारी इकलौती बेटी है, थोड़ा बहुत प्यार तो हम कर ही सकते हैं ना। हर दिन तो नहीं लाता, आज मन कर गया। अगले दिन ही बारिश पड़ जाती है। रमेश बारिश में भी अपना ठेला लेकर प्याज बेचने निकल जाता है। बारिश काफी तेज हो रही होती है। तभी एक बुजुर्ग बाबा जी रमेश के पास आते हैं। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा जी, अभी तो मैं घर से निकला हूँ और सच बताऊं तो आज तक एक भी प्याज नहीं बिका। मेरे पास इस वक्त खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अगर खाने को नहीं दे सकता तो एक गुजारिश है, अपने साथ काम पर रख ले। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, अकेला हूँ। तू जो भी छोटा मोटा काम कहेगा मैं कर लूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसी में खुश हूँ। ठीक है बाबा जी, मैं तो प्याज का ठेला लगाता हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे साथ ठेले पर बैठ जाइए। जब मैं ग्राहकों से बात करूंगा, आप प्याज तोल दिया करना। बस एक बात, मेरे साथ काम करेंगे तो रोज 2 वक्त का खाना पक्का मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। रमेश और बाबा जी दोनों प्याज बेचने के लिए आगे निकल जाते हैं। अरे रमेश भैया, प्याज के क्या रेट लगाए हैं आज? अरे बहन जी, आज तो प्याज बस 20 रुपए किलो दे रहा हूँ। बारिश में कोई खरीदारी नहीं आ रहा। सिर्फ 20 रुपए? ठीक है भैया, फिर 5 किलो प्याज दे दो। इतनी बारिश में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, रोज रोज तो आ नहीं सकती। बिल्कुल बहन जी, ये लीजिए और ध्यान से जाइएगा, सड़कों पर बहुत फिसलन है। वैसे रमेश भैया, एक जरूरी बात बतानी थी। आगे जो मंडी वाला रास्ता है ना, वो टूट गया है। बहुत ज्यादा पानी भर गया है और एक किनारा तो धंस भी गया है। अरे नहीं, मुझे तो आज मंडी जाना था। मेरे सारे प्याज वहीं बिकते हैं। अगर रास्ता बंद हो गया तो बेचूं कैसे? घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपने प्याज लेकर चली जाती है। अरे बाबा जी, यह तो बहुत ही गलत हो गया। अगर मैं मंडी नहीं गया तो ये सारे प्याज खराब हो जाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, यही तो मेरी कमाई है। बेटा, मुझे समझ है तेरी हालत की, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और ऊपर से पानी बहुत तेज बह रहा है। हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बार की बारिश इतना बड़ा नुकसान कर जाएगी। बेटा, परेशान मत हो, नुकसान जरूर हुआ है पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। मंडी फिर लग जाएगी, रास्ता फिर बन जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबा जी। सही समय आने तक इंतजार करना ही समझदारी है।
रमेश और बाबा जी दोनों अपने घर आ जाते हैं। अरे रमेश, ये कौन है और आज तुम फिर इतनी जल्दी आ गए? क्या आज फिर प्याज जल्दी बिक गए? नहीं कुसुम, आज तो 5 किलो प्याज ही बिका। रास्ते में इतना पानी भर गया है कि ठेला लेकर चलना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, आगे का ब्रिज टूट चुका है। तुम क्या कह रहे हो रमेश? अगर तुम मंडी नहीं जा पाए तो सेठ जी से जो हमने कर्ज लिया था वो कैसे चुकाएंगे? हाँ कुसुम, सब याद है और सबसे बड़ा डर यही है। सेठ जी के पास तो हमारे घर के कागज भी गिरवी रखे हैं। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो ना जाने क्या होगा। ठीक है रमेश, तुम 2 से 3 दिन देख लो, क्या पता बारिश थम जाए और रास्ता फिर से बन जाए। तू सही कह रही है कुसुम, थोड़ा सब्र करना होगा। मैं इस बीच कस्बे में ही ठेला लगाकर देखता हूँ, शायद कस्बे वाले ही कुछ प्याज खरीद लें। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ती रहती है। तभी रमेश के घर सेठ जी पैसे लेने के लिए आते हैं। अरे सेठ जी, आप इतनी बारिश में मेरे घर, क्या बात है? सब ठीक तो है? ठीक कैसे होगा रमेश? तू प्याज के काम के लिए मुझसे ढेर सारे पैसे उधार ले गया था, लेकिन अब कई दिनों से तूने एक भी पैसा वापस नहीं किया। ना कोई खबर, ना कोई हिसाब। सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मेरे बस में कुछ भी नहीं। जिस रास्ते से मैं मंडी प्याज लेकर जाता था, वो रास्ता पानी के तेज बहाव में पूरी तरह टूट चुका है। रमेश, मुझे तेरे रास्तों और बारिश से कोई मतलब नहीं। मैंने तुझे पैसे उधार पर तेरे काम के लिए नहीं दिए थे, मैंने तुझे पैसे दिए थे वापसी के लिए। अगर तूने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर अपने कब्जे में कर लूंगा। ये मेरा आखिरी चेतावनी है। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। यह घर मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी बीवी और बेटी इसी छत के नीचे रहती हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे ही बारिश थमेगी और रास्ता खुलेगा, मैं मंडी जाकर सारा माल बेचकर आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। रमेश, तेरी बातों पर भरोसा करना अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन देख, मैं तुझे 2 दिन और देता हूं। अगर 2 दिन में कुछ हलचल नहीं हुई तो समझ ले, अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। सेठ इतना बोलकर वहां से चला जाता है। रमेश, अब हम क्या करेंगे? सेठ जी तो अपने पैसे मांग रहे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो घर छीन लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुसुम। बारिश इतनी तेज पड़ रही है कि मंडी जाना नामुमकिन हो गया है। हर रास्ता बंद है, समझ नहीं आता क्या करूं। बेटा रमेश, अगर कहूं तो एक बात है, शायद हल निकल आए। कहिए बाबा जी, आप तो हमेशा रास्ता निकालते हैं। हमारे पास प्याज तो खूब सारे भरे हुए हैं, क्यों ना हम कस्बे में लिट्टी का ठेला लगाए। बारिश में वैसे भी लोगों को गरम गरम खाने की तलब लगती है, लिट्टी बिकेगी। आपकी बात तो ठीक है बाबा जी, लेकिन मुझे लिट्टी बनाना नहीं आता। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं बहुत अच्छी लिट्टी बना लेता हूँ। पुराने जमाने में मैं कस्बे के मेले में लिट्टी बेचा करता था। बस तू मेरा साथ देना, प्याज छीलना, मसाला बनाना, बाकी मुझ पर छोड़ दे। हाँ रमेश, ये विचार बुरा नहीं है। हमारे पास सामान भी है और समय भी। घर में बैठकर चिंता करने से अच्छा है कुछ किया जाए। अगले दिन रमेश और बाबा जी दोनों लिट्टी का ठेला लगाने चौपाल पर चले जाते हैं। बारिश काफी तेज हो रही होती है। तभी हरिया आता है लिट्टी खाने के लिए। अरे रमेश भाई, ये क्या देख रहा हूँ? आप तो प्याज बेचते थे, अब लिट्टी बेचने लगे। कब से ये काम शुरू कर दिया? अरे हरिया भाई, क्या बताऊं यार, बारिश ने तो जैसे जिंदगी ही बदल दी। मंडी जाने का रास्ता पानी में बह गया, ठेला चल नहीं पा रहा था और घर में ढेर सारे प्याज पड़े थे। सोचो तो कुछ करना ही था, तो बाबा जी के आइडिया से यह लिट्टी का ठेला शुरू कर दिया। चलो भाई, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और गरम गरम लिट्टी की खुशबू तो दूर से ही खींच लाई। अच्छा किया तुमने, खाली बैठने से तो लाख गुना अच्छा है। कुछ ही दिनों में रमेश की लिट्टी इलाके में इतनी मशहूर हो जाती है कि लोग उन्हें खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। सुबह सुबह ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे उसकी दुकान की ख्याति YouTube मीडिया तक पहुंच जाती है। बाबा जी,
बिक्री तो काफी अच्छी हो रही है। मैं क्या सोच रहा था, अगर हम लिट्टी में थोड़ा प्याज कम लगाएं तो लागत कम हो जाएगी, इससे मुनाफा और ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है तू रमेश? ये कैसी बातें कर रहा है? अगर हम प्याज कम लगाएंगे तो लिट्टी का स्वाद भी कम हो जाएगा। लोग पहचानते हैं हमारी लिट्टी को उसके स्वाद से। अगर स्वाद ही बदल गया तो लोग भी बदल जाएंगे। नहीं बाबा जी, अब लोग हमारी लिट्टी के इतने दीवाने हो चुके हैं कि वह स्वाद में थोड़ा फर्क भी नहीं समझेंगे। और अगर लागत कम हुई तो हम जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। बेटा, धंधा केवल मुनाफे से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। आज अगर हमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया तो कल उन्हें दोबारा लौटा कर लाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे रमेश लिट्टी में मिलावट करने लगता है। उसके मन का लालच बढ़ता ही चला जाता है। रमेश भाई, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। अब तुम्हारी लिट्टी में पहले जैसी बात नहीं रही। पहले तो खाते ही मजा आ जाता था, अब कुछ अजीब सा लगता है। अरे भाई, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? लिट्टी तो वैसे ही बनती है जैसे पहले बनती थी। नहीं रमेश भाई, मैं तो रोज खाता हूँ, लेकिन सच में अब स्वाद कुछ फीका सा लगता है। प्याज की मात्रा भी थोड़ी कम लग रही है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लिट्टी तो हमेशा की तरह ही बन रही है। हाँ, कभी कभी मूड या तबीयत का असर भी स्वाद पर पड़ता है। हो सकता है आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो। नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ कुछ ऐसा ही कह रहे थे, इसलिए सोचा तुमसे ही सीधे पूछ लूं। इतना बोलकर ग्राहक दुकान से चला जाता है। देखो बेटा रमेश, मुझे जितना काम तुम्हारे साथ करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? आप भूल गए जब सबने आपका साथ छोड़ दिया था, तब मैं ही था जो आपको रोड से उठाकर लाया था। आपके पास खाने को भी कुछ नहीं था। हाँ रमेश, तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उस वक्त तुम ईमानदार थे। अब तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये सब देखकर अब मुझसे नहीं देखा जाता। धोखा? मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं जिससे दुकान चल सके। बाबा जी, आज के जमाने में अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट ना करो तो धंधा कैसे चलेगा? तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। रमेश, तुम्हारी यह लिट्टी की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जमीर बेचकर नहीं। अरे जाइए बाबा जी, आपको अगर इतना ही सब्र नहीं है तो मत रहिए मेरे साथ। मुझे भी अब आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको धंधा करना आता नहीं, और हम जैसे लोग जब पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत गलत करते हैं तो आप जैसे लोग ही हमें नीचा दिखाते हैं। इतना बोलकर बाबा जी दुकान छोड़कर चले जाते हैं। रमेश, बाबा जी नहीं आए आज। क्या बात है, कहाँ चले गए? क्या बताऊं कुसुम, आज सुबह ही कहकर चले गए कि अब वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। बोले, रमेश तू अब बेईमानी पर उतर आया है, लिट्टी में मिलावट करने लगा है। मैं तेरे इस धंधे का हिस्सा नहीं बन सकता। अब तू ही बता, क्या यह कोई बात हुई? जमाना कहां पहुंच गया है और वो अब भी ईमानदारी की माला जप रहे हैं। लेकिन रमेश, मैं कहूँ तो बाबा जी बिल्कुल गलत नहीं हैं। सच में तुम अब कुछ ज्यादा ही मिलावट करने लगे हो। लिट्टी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। स्वाद भी बदल गया है और लोगों का भरोसा भी। और यह जो तुम कर रहे हो ना, यह सिर्फ लिट्टी के साथ नहीं, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना है। अरे कुसुम, अब तुम भी वही बातें दोहराने लगी। कमाई में 24 पैसे ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। हर चीज की कीमत बढ़ गई है। तेल, मसाला, आटा, गैस, सब कुछ। अगर मैं थोड़ा सा आटा मिलाता हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? लोग तो वैसे भी सालों से बेकार लिट्टी खा रहे हैं। अब धीरे धीरे रमेश लालच में आकर अपनी लिट्टी में मिलावट करने लगता है। पहले वह अच्छे और ताजे सामान से लिट्टी बनाता था, लेकिन अब वह घटिया तेल, बासी प्याज और सस्ते मसालों का इस्तेमाल करने लगता है। कुसुम, अब तो हमारी दुकान पर कोई भी लिट्टी खाने नहीं आ रहा। पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। रमेश, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी, धंधा ईमानदारी से चलता है, लेकिन तुमने मेरी भी नहीं सुनी, न बाबा जी की बात मानी। लालच में इतने अंधे हो गए कि
कि खुद अपनी मेहनत से बनी दुकान को बर्बाद कर दिया। हाँ कुसुम, मुझे बहुत अफसोस है। याद है, पहले टोकरी भर भर कर लिट्टी बिकती थी, लोगों की लाइन लगती थी, और आज मुझे देखते ही लोग नजरें फेर लेते हैं। क्योंकि तुमने लोगों के भरोसे के साथ खेला रमेश। खाने की चीज में मिलावट करके तुमने सिर्फ उनका स्वाद नहीं, उनका विश्वास भी तोड़ा। मैंने सोचा था थोड़ा मुनाफा बढ़ा लूं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। अब समझ आ रहा है कि दुकान की सजावट या चमक धमक कुछ नहीं, लोग अब स्वाद और सच्चाई पहचानते हैं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रमेश। अगर सही में बदलना चाहते हो तो दोबारा शुरुआत करनी होगी। पहले जैसा स्वाद, वही ईमानदारी, तभी लोग दोबारा लौटेंगे। अब धीरे धीरे रमेश की दुकान पूरी तरह खाली रहने लगी। जो ग्राहक कभी लाइन लगाकर लिट्टी लिया करते थे, अब उस ओर देखना भी बंद कर चुके थे। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा। काश मैंने कभी मिलावट ना की होती, काश मैंने बाबा जी की बात मानी होती, आज सब कुछ होता, नाम भी, दुकान भी,